चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, प्राइंग इफेक्ट को समझने से पहले हाई स्ट्रेंथ बोल्टेड जॉइंट्स जो पहले से ही अंडर टेंशन होते हैं उसको समझना बहुत ही जरूरी है। हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स जनरली नॉन डिफॉर्मिंग होते हैं और जब उसे टाइट किया जाता है तो उसमें टेंशन जनरेट होता है जो बोल्ट के यील्ड स्ट्रेंथ के बराबर रहता है। अगर किसी भी टाइप का एडिशनल फोर्स उस बोल्ट पे लगता है तो उसका फेलियर होना संभव है। इसलिए डिजाइनर्स नहीं चाहते हैं कि बोल्ट पे कोई भी प्रकार का एडिशनल फोर्स जनरेट हो, मगर ऐसा हर केस में होता नहीं है और इसी इफेक्ट को प्राइंग इफेक्ट कहते हैं। तो आइए प्राइंग इफेक्ट को डिटेल में समझते हैं और सीखते हैं कुछ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टी हैंगर पे कॉन्सेंट्रिक टेंसाइल लोड T1 लग रहा है। अगर ये मान लिया जाए कि लोड T1 परफेक्ट सिमेट्री में अप्लाई होगा तो दोनों बोल्ट्स में इक्वल स्ट्रेस जनरेट होना ही चाहिए, जो कि T1/2 और T1/2 लगेगा। अब अगर हम फुल्ली टेंशन बोल्ट्स यानी कि हाई स्ट्रेंथ बोल्ट्स की बात करें तो इस तरह के बोल्ट्स से होने वाले जॉइंट्स प्री स्ट्रेस्ड होते हैं क्योंकि बोल्ट्स को टाइट करने की वजह से टेंसाइल फोर्स जनरेट होता है और उसी टेंसाइल फोर्स से प्लेट्स स्क्वीज हो जाती हैं, जिसके कारण इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन होता है और प्लेट पे जनरेट होने वाला कंप्रेसिव फोर्स C1 जो बोल्ट में जनरेट होने वाले टेंसाइल फोर्स Ti के बराबर होता है। अब आगे हम बात करें तो टी हैंगर के फ्लैंज प्लेट की फ्लेक्सिबिलिटी और उसकी स्टिफनेस बोल्ट पे लगने वाले रिजल्टेंट टेंशन की मात्रा तय करती है। अगर फ्लैंज बहुत ही फ्लेक्सिबल है और टी हैंगर पर लगने वाला फोर्स टी इंक्रीज होता है तो बोल्ट के आसपास के रीजन में फ्लैंज सपोर्ट से सेपरेट हो जाती है और कांटेक्ट स्ट्रेस जीरो हो जाता है। इसके अलावा फ्लैंज के बैंड होने के कारण फ्लैंज का आउटर पोर्शन यानी कि एंड पोर्शन सपोर्ट को पुश करके दूर धकेलता है और उस लोकेशन पर जनरेट होने वाले स्ट्रेस को प्राइंग स्ट्रेसेस कहते हैं। ज़्यादातर केसों में कनेक्टेड पार्ट्स की फ्लेक्सिबिलिटी ही डिफॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, जो बोल्ट्स पे लगने वाले टेंशन को इंक्रीज करती है। उसी एडिशनल टेंशन को प्राइंग फोर्स कहते हैं। यहाँ पे बोल्ट में जनरेट होने वाले टोटल फोर्स अप्लाइड फोर्स प्लस प्राइंग फोर्स के समान होते हैं, जो इक्विलिब्रियम बनाए रखता है। और यहाँ पे देखें तो प्राइंग फोर्स का वैल्यू महत्तम तभी होता है जब मात्र टी हैंगर की फ्लैंज के कॉर्नर ही कनेक्टेड पार्ट के कांटेक्ट में रहते हैं। ज़्यादातर सेफ किस्सों में बोल्ट और कनेक्टेड पार्ट की रिलेटिव स्टिफनेस के आधार पर प्राइंग एक्शन निग्लिजिबल या तो फिर बहुत अधिक मात्रा में जनरेट होती है। मगर जब फ्लैंज बहुत ही स्टिफ होती है तो फ्लैंज का फ्लेक्सरल डिफॉर्मेशन रिलेटिव टू द बोल्ट इलोंगेशन बहुत ही कम रहता है। जनरेट होने वाला बैंडिंग बोल्ट्स के रीजन में लोकलाइज्ड कंप्रेशन पैदा करता है, जिससे सपोर्ट बहुत ही कम मात्रा में फ्लैंज पे प्रेशर जनरेट करता है। किंतु जब लोड इंक्रीज होता है तो कांटेक्ट स्ट्रेस धीरे धीरे जीरो हो जाते हैं, जिससे कोई भी प्रकार का एडिशनल टेंशन जिसे हम प्राइंग फोर्स कहते हैं वो बोल्ट पे जनरेट नहीं होता है। अब इस फिगर में हम देखें तो यहाँ पे प्राइंग एक्शन से होने वाला बेंडिंग डिज़ाइन को कंट्रोल करता है और एडिशनल फोर्स Q जो प्राइंग एक्शन से जनरेट होता है वो बोल्ट पे लगने वाले टेंसाइल फोर्स में ऐड हो जाता है। अगर यहाँ पे फ्लैंज थिक और स्टिफ या फिर स्टिफन होती है तो प्राइंग फोर्स Q निग्लिजिबल रहता है। तो इसलिए इस प्रकार के एडिशनल फोर्सेस के द्वारा जनरेट होने वाले डिफॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए रिजिड फ्लैंज या फिर कोई भी स्टीफन फ्लैंज रिकमेंडेड की जाती है।
हालांकि प्राइंग फोर्स का एग्जैक्ट मेजरमेंट करना बहुत ही मुश्किल है, मगर इंडियन स्टैंडर्ड 800 2007 में दिए गए फॉर्मूला से हम नियर टू एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि IS 800 2007 में दिए गए फिगर 16 कंबाइंड प्राइंग फोर्स एंड टेंशन, जिसमें दिखाया गया है कि टोटल 2 TE फोर्स लग रहा है T मेंबर पे, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है T इक्विवेलेंट और T इक्विवेलेंट A साइड पे और B साइड के लगे हुए बोल्ट पे। यहाँ पे अब हम देखें तो ये फ्लैंज जो दिया गया है वो फ्लेक्सिबल फ्लैंज है, उसके कारण दोनों साइड A और साइड B में फोर्स जनरेट हो रहा है, वो है प्राइंग फोर्स। उसको दर्शाया गया है और ऐड किया गया है T इक्विवेलेंट में Q के रूप में। अगर Q का कैलकुलेशन हमें करना है तो हमें देखना पड़ेगा क्लॉज नंबर 10.4.7। वहाँ पे दिया गया है कि Q इज इक्वल टू LV डिवाइड बाई 2 LE। यहाँ पे LV अगर हम देखें तो उसको लिया जाता है डिस्टेंस फ्रॉम द बोल्ट सेंटर लाइन टू द टो ऑफ द फिलेट वेल्ड और टू हाफ द रूट रेडियस फॉर अ रोल सेक्शंस। यहाँ पे फिगर में आप देख रहे हैं कि LV को लिया गया है जहाँ पे वेल्ड ख़त्म होता है, वेल्ड का जो भी फिलेट वेल्ड है उसका आउटर पोर्शन है वहाँ से लेके बोल्ट के सेंटर तक। अगर कोई ऐसा सेक्शन रोल सेक्शन लिया जाता है तो उसका रूट रेडियस जहाँ पे ख़त्म होता है उस रूट रेडियस से हमको LV कैलकुलेशन करना है अप टू द सेंटर ऑफ द बोल्ट। LE जो है वो स्टार्ट होता है सेंटर ऑफ बोल्ट से लेके एकदम फ्लैंज के छोर तक, वहाँ तक का डिस्टेंस होता है LE, क्योंकि एकदम छोर पे ही Q फोर्स लगता है जो प्लेट को दूर धकेलता है, और वो एडिशन होता है टेंशन के रूप में बोल्ट की टेंशन में। और यहाँ पे जो बीटा का वैल्यू है वो लेना है आपको 2 लेना है जब भी नॉन प्री टेंशन बोल्ट रहेगा तब, और 1 लेना है फॉर प्री टेंशन बोल्ट। और जो ईटा का वैल्यू दिया गया है वो रहेगा 1.5। F0 है प्रूफ स्ट्रेस दिया गया है, और थिकनेस ऑफ द एंड प्लेट लिखा है T इज इक्वल टू, सो वो लेना है आपको थिकनेस ऑफ द फ्लैंज ऑफ द T। तो ये थी फॉर्मूला प्राइंग फोर्स कैलकुलेट करने के लिए। इस पे जुड़े हुए एग्जांपल्स हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी प्रश्न या तो कोई भी सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स का यूज़ करके मुझे ज़रूर ही बता सकते हैं।